तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी लोग बड़े मस्त, स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। और आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं स्मॉल ऑब्जेक्ट्स इन द सोलर सिस्टम। मतलब दोस्तों, लघु सौर मंडलीय पिंड। कौन से? लघु सौर मंडलीय पिंड। हमने पिछली क्लास में जितने भी सौरमंडल के प्लैनेट्स थे हमने पढ़ लिया था। आज हम थोड़े से कुछ ऐसे जो जानकारियां हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, वो हम छोटे स्मॉल बॉडीज ऑब्जेक्ट्स के बारे में समझने का प्रयास करेंगे, जिसे हम कहते हैं एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स, ओके दोस्तों। तो दिल थाम करके बैठिए। हम संपूर्ण आज चीजों के बारे में समझेंगे और इस क्लास को बहुत आसानी से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। लघु स्मॉल बॉडीज एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं? जैसे देखिए, आपको ये बेल्ट आपको दिख रही होगी, ये वाली बेल्ट, ये वाली जो बेल्ट आपको दिख रही होगी हमारे सोलर सिस्टम में। तो यहाँ पर छोटे 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 क्या होते हैं दोस्तों? एस्टेरॉइड्स होते हैं, जिसे हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण के कारण ये इन बेल्ट से कभी कभी घूमते घूमते ये सूर्य की तरफ, जितने भी सारे प्लैनेट्स हैं, आपको पता है कि सूर्य जो है इनको आकर्षित करता है, तो ये सूर्य की तरफ आकर्षित होते हैं। और आकर्षित हो जाने के कारण इनमें क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण कारण ये कभी कभी हमारे अर्थ पे गिर जाते हैं, जुपिटर मार्स पे भी गिर जाते हैं। नहीं तो अगर बच गए तो डायरेक्ट सूर्य में घुस जाते हैं, सूर्य की तरफ चल पड़ते हैं। तो इन्हीं के बारे में पढ़ना। लघु सौर मंडलीय, लघु सौर मंडलीय पिंड। पहला पढ़ते हैं क्षुद्र ग्रह। एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं? मंगल एवं बृहस्पति के ग्रह की कक्षाओं के बीच कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। उसे हम क्षुद्र शुद्र नहीं क्षुद्र ग्रह कहते हैं। खगोल शास्त्रियों के अनुसार ग्रहों के विस्फोट के फलस्वरूप टूटे टुकड़ों के क्षुद्र ग्रहों का निर्माण हुआ। क्षुद्र ग्रह जब पृथ्वी से टकराता है तो पृथ्वी के पृष्ठ पर विशाल गर्त, लोनार जैसी, जिसकी महाराष्ट्र में एक झील है लोनार झील, जो कि सबसे बड़ी गर्त झील बनाता है। फोर बेस्टा एक फोर बेस्टा एक मात्र क्षुद्र ग्रह है, जो कि जिसे हम नंगी आंखों से देख सकते हैं। ये जो आपको ग्रह दिख रहा होगा, ये वाला, हम इसे अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं। तो मतलब जब हमारे प्लैनेट्स बन रहे थे, प्लैनेट्स बने कैसे? हमारी जो सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम में बिग बैंग, कई बार बिग बैंग और की घटनाओं से जो हमारा सौरमंडल या हमारा यूनिवर्स बना, यूनिवर्स के अकॉर्डिंग जो हमारे सौरमंडल का निर्माण हुआ, ठीक है। तो सौरमंडल के निर्माण में भी बहुत सारी मिथिक चीजें तो रही हैं, लेकिन उनमें से हम कुछ चीजों को पढ़ चुके हैं, जो आप जाकर के, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझते हैं। तो क्षुद्र ग्रह, ये समझिए क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? जो ग्रहों के टूटने से, टकराने से टूट जाते हैं, ठीक है। तो मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं में स्थित है, ठीक है। यहाँ पे ये मंगल है, ये हमारा मार्स है, और ये जुपिटर है। तो मार्स और जुपिटर के ये जो ये बेल्ट है, इस बेल्ट में सारे क्या है, ये इस बेल्ट के किनारे किनारे ये चक्कर लगाते रहते हैं, और जब कभी गुरुत्वाकर्षण के कारण ये प्लेनेट की तरफ बढ़ते रहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं धूमकेतु क्या होता है, कॉमेट्स क्या होते हैं। सौरमंडल के छोर पर बहुत से ही छोटे छोटे अरबों पिंड विद्यमान है, जो धूमकेतु या उच्छल तारा जिन्हें कहा जाता है, कहते हैं। यह गैस एवं धूल के एक संग्रह का, जो आकाश में लंबी चमकदार पूंछ सहित प्रकाश के चमकीले गोले के रूप में दिखाई देती है। आपको ये दिख रहा होगा, ये इसका सिर वाला भाग है, बाकी ये आपको पूंछ वाला भाग दिख रहा होगा। ये क्या है दोस्तों? धूमकेतु, जिसे कॉमेट्स कहते हैं। धूमकेतु केवल तभी दिखाई पड़ता है सूर्य जब वह सूर्य की ओर से अग्रसर होता है, और क्योंकि सूर्य की किरणें इसमें गैस को चमकीला बना देती हैं, और धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर होता हुआ दिखाई देता है। हैली नामक धूमकेतु का परिक्रमण काल जो है 26 वर्ष का है। यह अंतिम या 1986 में दिखाई दिया था, और अगली बार यह 2062 में दिखाई देगा। मतलब इसको दिखने के भी 1986 में एक बार दिखाई दिया था, और अब जो वर्त मतलब अगली बार दिखाई देगा
वो साल 2062 में दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, धूमकेतु हमेशा के लिए टिकाऊ नहीं होते हैं, फिर भी प्रत्येक धूमकेतु को के लौटने का समय निश्चित होता है। मतलब ये लौटेगा, एक ना एक दिन ऐसा आएगा, ये लौटेगा। ठीक है, धूमकेतु। अब आते हैं दोस्तों, मेटियोरॉइड्स क्या होते हैं, उल्का क्या होता है, उल्का। हमारी अर्थ पे हजारों उल्काएं प्रत्येक दिन गिरती रहती है। बचपन में आप लोगों ने देखा होगा कि आसमान में बहुत तेज से ये आपको दिख रही होगी, एक उल्का पिंड जो है अर्थ की तरफ एटमॉस्फेयर में एंटर करते हुए दिख रहे होगी। तो बचपन में आप लोगों ने देखा, मैंने भी देखा था, आप लोगों ने इमेजिन किया होगा कि आसमान बहुत तेजी से एक जलता हुआ आएगा और बुझ जाएगा, बहुत तेजी से आएगा, जलता हुआ बुझ जाएगा। हम लोगों से कहा जाता था, अरे इसको उंगली मत करना, ये आत्मा है। दोस्तों, उस समय तो हमने आत्मा से दिल भर लिया, चलो भाई आत्मा ही होगी, लेकिन नहीं दोस्तों, यही तो है एस्टेरॉइड्स, मेटियोरॉइड्स। तो उल्काएं प्रकाश की चमकीली धारी के रूप में देखते हैं, जो आकाश में क्षण भर के लिए दमकती हैं और लुप्त हो जाती हैं। उल्काएं क्षुद्र ग्रहों और टुकड़े व धूमकेतु द्वारा पीछे छोड़े गए धूल कणों के होते हैं, और ये उल्काएं जब हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर पे एंटर करती हैं, तो ये दोस्तों गुरुत्वाकर्षण के कारण, जो गुरुत्वाकर्षण कहाँ, हमारे अर्थ पे है, अर्थ पे एटमॉस्फेयर के कारण ये जल जाती है। उल्कापिंड समझ में आपको, ऐसा करता हूँ, आ गया होगा। अब हम समझते हैं पृथ्वी और उसका सैद्धांतिक जो सौरिक संबंध है। आज हम समझेंगे कि अर्थ के एटमॉस्फेयर्स और अर्थ का रोटेशंस एंड रिवोल्यूशंस, चक्रण, सभी चीजों के बारे में आइए समझने का प्रयास करते हैं। पहले समझते हैं कि प्रकाश चक्र क्या होता है, सर्कल्स ऑफ द ल्यूमिनेशंस। वैसी काल्पनिक रेखा जो प्रकाश पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित भाग को बांटती है, जैसे लॉन्गिट्यूड, लेटीट्यूड। अभी इनके बारे में समझते हैं। पृथ्वी की प्रमुख जो गतियां हैं वो दो गतियां हैं, और मैंने बताया था कि हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो जो सन का चक्कर लगाते हैं और खुद का चक्कर लगाते हैं। तो जो खुद का चक्कर लगाते हैं उसे हम कहते हैं घूर्णन, जिसे हम कहते हैं रोटेशन या दैनिक गति कह सकते हैं। पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती रहती है। हमारी जो अर्थ है वो कैसे घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इस दिशा पर घूमती है, इस दिशा पर घूमती है। ठीक है, इस दिशा पर घूमने का प्रयास करती है। और दिशाएं मैंने आपको बताई थी, ये हमारी नॉर्थ होती है, ये साउथ होती है, और ये ईस्ट होती है, और ये वेस्ट होती है। तो ये हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है, ये साउदर्न हेमिस्फीयर होता है, ये वेस्ट होता है, और ये ईस्ट होता है। ठीक है, घूमती रहती है, जिसे पृथ्वी का घूर्णन या परिभ्रमण कहते हैं। इसके कारण दिन व रात होते हैं, अतः इस दैनिक गति, इसी को हम दैनिक गति भी कहते हैं। इसे हम पृथ्वी का क्या कहते हैं, रोटेशन कहते हैं। और अर्थ जो है अपने एक ही अक्ष पे 24 घंटे लगाती है, कितने, 24 घंटे घूमने घूमने का, और वही एक दिन कहलाता है। ठीक है, अब समझते हैं परिक्रमण काल क्या होता है। अर्थ का जो रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन एक वार्षिक गति क्या है। पृथ्वी अपने सॉरी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाती है। ये हमारा सूर्य है दोस्तों। हमारी जो अर्थ है, ये अर्थ का दीर्घ वृत्ताकार पर चक्कर लगाती है दोस्तों, दीर्घ वृत्ताकार पर। मतलब आप ये मत समझिएगा कि हमारी पृथ्वी गोला चक्कर लगाती, ना 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 ना, हमारी पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार चक्कर लगाती, ऐसे चक्कर लगाती, ऐसे। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो दीर्घ वृत्ताकार पर परिक्रमा करती है, जिससे परिक्रमण या वार्षिक गति कहते हैं। और इस वार्षिक गति में 365 दिन और 6 घंटे लगाती है हमारी अर्थ। और इन्हीं चीजों को मैंने कल बताया था कि टोटल 366 दिन, और 366 दिन जब होता है, जो ईयर, जो वर्ष क्या हो, 4 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, और जब 4 से डिवाइड होता है तो फरवरी 29 की हो जाती है,
और इसी ईयर को कह देते हैं लीप ईयर। मैंने बताया था ना, लीप ईयर। ठीक है, इतना दोस्तों समझ में आया। तो जो हमारी अर्थ है वो दीर्घ वृत्ताकार पर चक्कर लगाती है। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अर्थ का रिवोल्यूशन कैसा है, तो वो पृथ्वी के अकॉर्डिंग दीर्घ वृत्ता मार्ग पर चक्कर लगाती है। आशा करता हूँ आपको इतनी सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। ओके दोस्तों, अब समझते हैं दोस्तों नक्षत्र दिवस क्या होता है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नक्षत्र नक्षत्र दिवस के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। एक माध्यम रेखा के ऊपर नीचे निश्चित नक्षत्र के उत्तरोत्तर 2 बार गुजरने के बीच की अवधि को नक्षत्र क्षेत्र कहते हैं। मतलब ये जो हमारा सन है और इसी के एक जो 1 डिग्री में 4 मिनट और पीरियडियल डेज से, ठीक है, नक्षत्र दिवस कहते हैं। यह दिवस जो होता है 23 घंटे 56 मिनट की अवधि का होता है, टोटल 24 घंटे का होता है। सौर दिवस, सोलर डे क्या होता है? जब सूर्य को गतिहीन मानकर पृथ्वी द्वारा उसके परिक्रमण की गणना दिवसों के रूप में की जाती है, तब सौर दिवस ज्ञात होता है। इसकी अवधि 24 घंटे की होती है। ये हमारा सौर दिवस है। ठीक है, ये सोलर डे होता है। सोलर डे में 24 आवर्स लगते हैं। और जो ये व्हाइट कलर का आपको दिख रहा होगा, व्हाइट कलर का ये हमारा नक्षत्र दिवस होता है। ठीक है, अपने परिक्रमा पक्ष में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 29.8 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से चक्कर लगाती है। इतना दोस्तों क्लियर में है। तो जो हमारी अर्थ है उसका रोटेशन मोड्स क्या होता है, और नक्षत्र और सौर दिवस में जो एक जो चक्कर लगाने को उसको हम सौर दिवस कहते हैं। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एक सौर दिवस कितने घंटे का होता है, तो एक सौर दिवस 24 घंटे का होता है। नक्षत्र दिवस 23 घंटे 56 मिनट का होता है। ठीक है, अब आइए दोस्तों समझते हैं अपसौर क्या होता है और उपसौर क्या होता है। समझे, प्रीहीलियंस एंड एफिलियंस। तो देखो समझते हैं प्रीहीलियंस क्या होता है। ठीक है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा दीर्घ वृत्ताकार कक्षे में चक्कर काटती है, जिसके एक फोकस पर सूर्य होता है। हमारी अगर हमारी अर्थ यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है, समझाते हैं, यहाँ पे है और यहाँ पे, तो हमारे जो अर्थ का एक ही हिस्सा सूर्य के सामने हमेशा आता है दोस्तों, आपको पता है इतना। एक ही हिस्सा एक ही हिस्सा सूर्य के भाग पे होता है, एक ही हिस्सा सूर्य के भाग पे होता है। जबकि पृथ्वी के अत्यधिक पास होती है, जब जब पृथ्वी जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास होती है तो उसे अपसौर कहते हैं। ठीक है, जब पृथ्वी हमारी क्या होती है, सूर्य के सबसे नजदीक होती है, नजदीक, तब उस क्या होता है, अपसौर होता है। यानी 3 जनवरी को पृथ्वी जो है सूर्य के सबसे निकट होती है, 3 जनवरी को। और 3 जनवरी के टाइम पे ही हमारे नॉर्थ इंडिया पे, उत्तर भारत पे, हमारे हम देखो उत्तर भारत पे रहते हैं तो भारत की इस बात समझ सकते हैं कि हमारे उत्तर भारत पे उस समय क्या हो रहा होता है, ठंड का सीजन होता है, ठंड का सीजन। अच्छा, अभी एक बात और अगर आपके क्वेश्चंस दिमाग में आए कि जब सर पृथ्वी जो है सूर्य के नजदीक होती है तो हमें लगता है कि क्या होना चाहिए, सूर्य की किरणें तो हमारे हमारे भारत में तो जब नजदीक होता है तो क्या हो, गर्मी पड़नी चाहिए। लेकिन दोस्तों इसका कारण बता दूं, इसका कारण एक ये है कि हमारी जो पृथ्वी होती है वो 23.5 डिग्री टिल्ट है, आपको पता है। और जो हमारा नॉर्थ इंडिया है वो उत्तरी गोलार्ध में है। हमारा इंडिया कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में होने की वजह से पृथ्वी पर, भारत पे जो सूर्य की किरणें होती है वो लंबवत नहीं पहुंच पाती हैं। इस वजह से हमारे उत्तर भारत में 3 जनवरी का सबसे सूर्य सबसे निकट होती है। और इसी स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर होती है। ठीक है, ये। और अपसौर कब होता है, जब पृथ्वी पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, उसे
अपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति में 4 जुलाई को होती है और इस स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी होती है 15.21 करोड़ किलोमीटर होती है, ये वाली। ठीक है, तो जब पृथ्वी सूर्य से नजदीक होती है तो उपसौर होता है, याद रखिएगा। और जब पृथ्वी सूर्य के नजदीक होती है, जब पृथ्वी सूर्य के नजदीक होती है तो क्या होता है दोस्तों, अपसौर होता है। और उपसौर में 3 जनवरी सबसे निकट होगी और 4 जुलाई सबसे दूर होगी। इतना क्लियर है। लेकिन दोस्तों अब एक क्वेश्चन आना चाहिए कि 4 जुलाई को सर अगर पृथ्वी सबसे सूर्य के दूर होती है तो हमारे भारत में क्या पड़ना चाहिए, ठंडी पड़नी चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है दोस्तों क्योंकि हमारी पृथ्वी दूर तो चली जाती है लेकिन वो सूर्य के लंबवत आ जाती है। कहाँ आ जाती है, लंबवत आ जाती है। तो हमारे भारत पर सूर्य की किरणें धका धक लंबवत पड़ते हैं। इसकी वजह से हमारे जुलाई में गर्मी से बुरा हाल होता है, टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस पार होता है। समझ में आई दोस्तों? हाँ, आशा करता हूँ आपको ये बातें क्लियर हो गई। अब आते हैं एपिसाइड रेखा क्या होती है। उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है ना, वो ये वाली रेखा जो सूर्य से केंद्र होकर गुजरती है, इसे एपेसाइड रेखा कहते हैं। एपेसाइड रेखा ये वाली होती है, इसे क्या कहते हैं, एपसाइड रेखा। ठीक है दोस्तों, ये एपसाइड रेखा होती है। अब समझते हैं दोस्तों, हमने इतनी बातें समझ ली, रोटेशंस क्या है, रिवोल्यूशंस क्या है, अपसौर क्या होता है, उपसौर क्या होता है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब समझते हैं अक्षांश, लेटीट्यूड्स, विषुवत रेखा क्या है। विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी स्थान की कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। वृत्त के कहाँ पे, दक्षिणी दिशा और उत्तर दिशा, ये हमारी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होती है और ये साउदर्न हेमिस्फीयर होती है। ये हमारी ईस्ट होती है और ये वेस्ट होती है। ठीक है, तो यह कोण पृथ्वी के केंद्र पर बनता है। यह जो कोण बनता है ये पृथ्वी के इस वाले केंद्र पर बनता है, जिसे हम 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं, है ना। माप अंशों में पाया जाता है विषुवत, जो कि 0 अंश को प्रदर्शित करता है। विषुवत वृत्त की जो उत्तरी दक्षिणी दिशा में 1 डिग्री के अंतराल के बीच खींचे जाने पर 90 डिग्री वृत्त होते हैं। मतलब एक हमारा गोला कितना होता है, ये ऐसे होता है, तो एक हिस्से पर क्या होगा, 90 डिग्री होगा। और ये 90 होगा और ये 90 होगा। ठीक है, यानी किसी भी स्थान का अक्षांश कितना होगा, 90 डिग्री से अधिक नहीं हो सकता। और उत्तर विषुवत कौन हो, विषुवत वृत्त उत्तरी भाग को और उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ये आपको याद, ये इसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। मतलब उत्तरी गोलार्ध ये होता है हमारा, ये कौन होता है, उत्तरी गोलार्ध। और ये क्या हमारा, दक्षिणी गोलार्ध। ये याद रखिए, दक्षिणी गोलार्ध। अगर आप यहाँ सारी चीजें समझते चलेंगे तो ये जो सारी चीजें होती हैं यही हमको समझना, ठीक है दोस्तों, ताकि हम आगे जब पढ़ाई करेंगे, जब आगे चीजों को समझेंगे तो वहां पर चीजों को समझने का आसानी से प्रयास करें। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ यहाँ भी क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों समझते हैं अक्षांश समांतर, पैरेलल ऑफ द लेटीट्यूड्स। लेटीट्यूड्स मैंने बताया ये लेटीट्यूड्स होती है, ये वाली कौन सी होती है, लेटीट्यूड्स होती है। ठीक है, काल्पनिक रेखाओं को एक ऐसा समूह जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर खींचा जाता है, अक्षांश रेखा कहलाता है। कहां से, पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर, ये हमारा वेस्ट है और ये ईस्ट है। तो इस दिशा पर जो रेखाएं खींची जाती है उन्हें क्या कहते हैं, वही हमारी अक्षांश रेखा कहलाती हैं। अथवा भूमध्य रेखा से एक समान कोणीय दूरी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश होता है। ठीक है, देखो हमने कल भी बताया था इसके बारे में। ये हमारा मान लीजिए प्लेनेट है, कौन सी, अर्थ। तो अर्थ का ये वाला जो हिस्सा है इसे तो कहते हैं 0 डिग्री, और ऊपर वाले को क्या कहते हैं, 23.5 डिग्री नॉर्थ, और नीचे वाले को कहते हैं 23.5 डिग्री साउथ। तो ये हमारी कर्क रेखा है,
कर्क रेखा, और ये कौन सी है, मकर रेखा। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर होगा। तो इसमें वही लिखा हुआ है, रेखा के उत्तरी अक्षांश में रेखाओं को उत्तरी अक्षांश में रेखा होती है, इसके दक्षिणी स्थान पर अक्षांश में दक्षिण रेखा होती है, अक्षांश रेखा कहलाती है। तो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी जो होती है 111 किलोमीटर होती है, ये याद रखिएगा। अभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी कितने किलोमीटर होती है, तो वो होती है 111 किलोमीटर। ठीक है, यदि समांतर यदि अक्षांश समांतरों को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचते हैं तो उत्तरी एवं दक्षिणी दोनों को गोलार्धों पर 89 अक्षांशों के समांतर होंगे, और इस प्रकार विषुवत वृत्त को लेकर अक्षांश समांतर की कुल संख्या कितनी है, 179 होगी। ओके दोस्तों, तो 179 हमारी कुल समांतर अक्षांश रेखाएं होंगी। इतना दोस्तों आशा करता हूं क्लियर हुआ होगा। तो ये अक्षांश रेखाएं जो होती है वो पैरेलल होती हैं, किसके, पूर्व टू पश्चिम। आशा करता हूं इतनी सारी बातें क्लियर हो। अब समझते हैं दोस्तों, कर्क रेखा हमारे अर्थ के निम्न कौन कौन से देशों से होकर गुजरती है। पहला ताइवान, चीन, म्यांमार। अब देखो, यहां से अगर मैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करूं तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ है, ये है 23.5 डिग्री। मैप तो समझ में आ रहा है ना, 23.5 डिग्री, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो पहला बहामास, ये है ना बहामास, बहामास एक देश पड़ता है, और मैक्सिको। ठीक है, बहमास, बहमास ये वाला क्षेत्र है, मैक्सिको इस वाले क्षेत्र से। इसके बाद वेस्टर्न सीरिया, फिर मोर्तियाना एंड माली, मोर्तियाना एंड माली। मतलब अगर आप इनको याद करना चाहें तो इनकी लोकेशन तो यहाँ पे है। मैं पहले यहाँ देखो, ताइवान कहाँ है, ताइवान हमारा कहाँ पे, ये है ताइवान वाला क्षेत्र, ये पड़ता है, तो ये भी ताइवान से होकर गुजरती है। चीन आपको पता है, चाइना ये है। इसके बाद म्यांमार, हमारे भारत के किनारे वाला क्षेत्र, ये म्यांमार है। इसके बाद बांग्लादेश, बांग्लादेश हमारे इंडिया वाला, ये बांग्लादेश है। इसके बाद भारत, भारत से भी होकर गुजरती है कौन, कर्क रेखा, ओमान, ओमान, ओमान से भी होकर गुजरती है, ओमान, ओमान ये हमारे भारत के डायरेक्ट मतलब पश्चिम में पड़ती है। इसके बाद संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, ये पड़ता है। इसके बाद सऊदी अरब, ये वाला क्षेत्र है। इसके बाद सऊदी अरब के बाद है मिस्र, इजिप्ट, लीबिया और नाइजीरिया। ठीक है, इसके बाद अल्जीरिया, अल्जीरिया दोस्तों, अल्जीरिया से भी होकर गुजरता है, ये अल्जीरिया कंट्री है। और इसके बाद माली, माली मैंने बता ही दिया, मेरिटानिया, और पश्चिम सहारा, पश्चिमी सहारा से होकर भी, वेस्टर्न सहारा मैंने बताया ना, इस क्षेत्र से होकर गुजरती है, और मैंने मैक्सिको और वो तो बता ही दिया। तो टोटल कंट्री कितनी हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17। मतलब टोटल जो कर्क रेखा गुजरती है वो 17 देशों से होकर गुजरती है। कितने, 17 देशों से होकर गुजरती है, ये याद रखिएगा। अगर कभी क्वेश्चन पूछे कर्क रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है, तो 17 देशों से होकर गुजरती है। ताइवान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, ओमान, संयुक्त राज्य अरब अमीरात, राष्ट्र सऊदी अरब, मिस्र, लीबिया, नाइजीरिया, अल्जीरिया, माली, मारितानिया, पश्चिम सहारा और बाहामास एवं मैक्सिको। अब समझते हैं, ये तो कर्क रेखा हो गई। इसके बाद आते हैं मकर रेखा। मकर रेखा भी निम्न कुछ देशों से, जैसे चिली, चिली ये चिली देश है। इसके बाद अर्जेंटीना, ये अर्जेंटीना है। इसके बाद पराग्वे, यहाँ से भी गुजर सकती है, ब्राजील, और इसके बाद नामीबिया, इसके बाद बोत्सवाना, इसके बाद साउथ अफ्रीका, इसके बाद मोजाम्बिक, इसके बाद मेडागास्कर, और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया। तो टोटल नंबर ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितने, 10 देशों से होकर के गुजरती है कौन, मकर रेखा। तो अभी अगर क्वेश्चन पूछ लिया, इसलिए मैं बता रहा हूं, क्वेश्चन पूछ लेता है, क्या पूछ लेता है कि किस देश से होकर के मकर रेखा नहीं गुजरती है,
अब आपको अगर ये पता है कि 10 देश कौन-कौन से चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोज़ाम्बिक और मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, इनसे होकर के तो मकर रेखा गुजरती है। लेकिन बाकी और अगर इनमें से कोई अलग नाम आए तो उसी को टिक कर दीजिएगा, यहाँ से होकर नहीं गुजरती है। और इनमें से अगर किसी में से ऑप्शन में आ जाए तो इनको छोड़ के इनको पहले देखो, क्वेश्चंस में जब करवाऊँ तो एलिमिनेशंस करना सिखाऊँगा कि कैसे क्वेश्चन को एलिमिनेट करके आंसर दिया जाता है, और आप आंसर सही दे पाएँगे और आपका आंसर सही हो जाएगा, मान्य हो जाएगा। आशा करता हूँ इतना दोस्तों क्लियर रहा होगा। फिर जब हम सारे अपने जितने भी हमारे ओशियंस हैं एंड महाद्वीप हैं, सारी सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, पढ़ने का प्रयास करेंगे आगे, ठीक है। अब आते हैं विषुवत रेखा से निम्न देशों से होकर गुजर अच्छा विषुवत रेखा भी हमारे अर्थ पे, विषुवत रेखा से गुजरने वाले इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, बेगांस, कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती। जैसे उसका देखा, इसका भी मैप देख लेते। देखिए ये वाली हमारी कौन सी है, 0 डिग्री वाली, ये है 0 डिग्री वाली, ठीक है। तो जीरो कोलंबिया से होकर इक्वाडोर, ब्राजील और साओ टोमो एंड प्रिंसिप, गैबोन, कांगो गणराज्य, युगांडा, ये युगांडा है, सोमालिया, केन्या, कांगो लोकतांत्रिक गण, मालदीव, हमारे जो भारत नहीं है, भारत के मालदीव से होकर और इंडोनेशिया से होकर के भी विषुवत रेखा गुजरती है। ओके दोस्तों, आगे समझें, आगे समझने का प्रयास करते हैं। इतना क्लियर है दोस्तों? आशा करता हूँ क्लियर ही होगा। अब आते हैं दोस्तों, देशांतर रेखाएं क्या होती है, लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स जो होती हैं, ओ नो दोस्तों, बैटरी होने वाली है डाउन। तो आगे की जो क्लास हम पढ़ेंगे वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे दोस्तों। अभी हम यहीं तक रखते हैं, विषुवत रेखा तक। तो हमने आज समझ लिया कि विषुवत रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले दोस्तों बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। नेक्स्ट पार्ट इसका हम और ले आएंगे, जिसमें हम जानेंगे दोस्तों क्या, संक्रांति के बारे में, मकर संक्रांति, विषुवत युग, और इसके बाद हम सारी चीजों को डिटेल से पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आज की क्लास रखते हैं यहीं तक, बाय बाय, लव यू, टेक केयर, धन्यवाद।